जी, इलेक्ट्रॉनिक्स को हम डिस्कस करने जा रहे थे। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू रेजिस्टर्स, कैपेसिटर्स, इंडक्टर्स, वैक्यूम ट्यूब्स एंड ट्रांजिस्टर्स एट्सेट्रा इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक्स। फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को स्टडी करते हैं। किसके थ्रू? ये रेजिस्टर्स के थ्रू, कैपेसिटर्स के थ्रू, इंडक्टर्स के थ्रू, वैक्यूम ट्यूब्स के थ्रू, ट्रांजिस्टर्स के थ्रू। इसको हम जो है इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं। तो वैक्यूम ट्यूब इलेक्ट्रॉनिक्स, द ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स विच मेक्स यूज ऑफ थर्मोनिक एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड वैक्यूम ट्यूब इलेक्ट्रॉनिक्स। थर्मियोनिक एमिशन जो है वो इलेक्ट्रॉन्स के एमिशन को ही कहा जाता है। फिज़िक्स की वो ब्रांच जिसमें हम इलेक्ट्रॉन्स का जो इखराज है उसको स्टडी करते हैं वैक्यूम ट्यूब्स के अंदर, उसको हम कहते हैं वैक्यूम ट्यूब इलेक्ट्रॉनिक्स। सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है? तो ये वो इलेक्ट्रॉनिक्स है जिसमें हम जो है हम एनर्जी बैंड जो बनते हैं सॉलिड्स के अंदर उसका यूज़ करते हैं, उसको हम सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं। द इलेक्ट्रॉनिक्स विच मेक्स यूज़ ऑफ एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स इज कॉल्ड सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स। बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड जो है वो क्या है? एनर्जी बैंड थ्योरी ये आज का हमारा जो मेन टॉपिक है। 1928 में 1928 में फेलिक्स ब्लच एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये एनर्जी बैंड थ्योरी जो है वो दी थी। उनके मुताबिक जो सॉलिड मटेरियल्स हैं, हर सॉलिड मटेरियल के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन अपने सेंट्रल न्यूक्लियस के गिर जो है वो, चूँकि हमें पता है कि वो रिवॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर वो ये कह रहा है मैटर इज़ कंपोज ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। मैटर एटम और मॉलिक्यूल्स से मिल के बना है। कंपोज मीन कंपोजिशन को कहते हैं, उसके बनने को। ईच एटम कंसिस्ट ऑफ अ न्यूक्लियस एट इट्स सेंटर एंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्टन ऑर्बिट्स। हर एटम में न्यूक्लियस सेंटर पे होता है और इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट्स में उसके गिर्द चक्कर लगाते हैं। ईच ऑर्बिट कोरिस्पॉन्ड टू अ सर्टन एनर्जी लेवल। हर ऑर्बिट में जो एनर्जी लेवल्स होते हैं वो सर्टन होते हैं, जिस तरह के, एल, एम, एन, ये सारे एनर्जी लेवल्स। इट इज़ देयर इफ़ देयर इज़ ओनली वन आइसोलेटेड एटम प्रेजेंट। अगर सिर्फ एक आइसोलेटेड का मतलब होता है अलहदा, अगर सिर्फ एक अलहदा एटम जो है वो प्रेजेंट है वहाँ पे, देन इट हैज़ वेरी शार्प एनर्जी लेवल्स। तो इसके एनर्जी लेवल बड़े शार्प हैं, बड़े वाजे हैं। एंड रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल लाइन, तो उनको हम सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उनको रिप्रेजेंट किया जाता है जैसे कि हाइड्रोजन के जो हमने लिखा था कि उसकी जो फर्स्ट एनर्जी स्टेट है वो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। सेकंड के बारे में हमने पढ़ा था वो है -13.6 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर, और थर्ड के बारे में हमने पढ़ा था -13.6 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर, अप टू सो ऑन। इफ़ देयर आर टू एटम्स प्रेजेंट, अगर यहाँ पर दो एटम्स प्रेजेंट हैं, तो देन ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन ऑफ ईच अदर न्यूक्लियाई द एनर्जी लेवल आर स्प्लिट इनटू टू लाइंस। तो एक एटम के जो एनर्जी लेवल्स हैं वो इस तरह से तकसीम हो जाते हैं दो लाइनों में। जिस तरह यहाँ पर देखें, यहाँ पर n इक्वल्स टू 1 एक एटम है और एक नंबर ऑफ एटम एक, तो उसका एनर्जी k, इसका l, इसका m, इसका n। के, एल, एम, एन बड़े वाजे हैं। अगर दो एटम्स हैं तो ये के लेवल दो लाइनों में स्प्लिट हो गया। यहाँ पर ये देखें, ये दो लाइन है, यहाँ पर भी एल भी दो लाइनों में शिफ्ट हो गया, ये भी दो लाइन है, ये भी दो लाइन, दो लेवल। अच्छा, अब अगर एन इक्वल्स टू 4 है तो अब के शेल कितने में स्प्लिट हो गया? 4 में। एल भी 4 में, एम भी 4 में, अप टू सो ऑन। अगर एन की वैल्यू 8 हो तो हर एक 8 में जो है वो स्प्लिट हो जाएगा। अगर एन इक्वल्स टू इन्फिनिटी है तो ये एक लेवल इतनी लाइनों में स्प्लिट हो जाता है आगे फर्दर कि वो एक कॉन्टिन्यूस बैंड बन जाता है। तो ये वो कह रहा है इफ़ देयर आर 4 एटम्स देन एनर्जी लेवल स्प्लिट इनटू 4 लाइंस। तब एनर्जी लेवल 4 लाइंस में स्प्लिट हो जाते हैं। एज इन सॉलिड्स देयर आर so many electrons in a very small volume, so number of atoms is referred to infinite। सॉलिड के अंदर चूँकि थोड़ी जगह पर ही एटम्स की तादाद बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए ये जो लाइनें हैं जिनमें स्प्लिटिंग हुई है इन एनर्जी लेवल्स की, वो इन्फिनिट है। वो इतनी ज़्यादा हैं कि एक दूसरे से अलहदा दिखती ही नहीं है, समझ लें। और ये बात भी ध्यान में रखें कि एक इंसानी बाल की जो थिकनेस है उसमें कहा जाता है कि 10 से 20 लाख तक एटम आ जाते हैं। एक डॉट हम लगाते हैं उसके नीचे 10 से 20 लाख एटम आ जाते हैं।
तो इतनी थोड़ी जगह पर इतने ज़्यादा एटम्स। द स्प्लिटिंग ऑफ द एनर्जी लेवल्स इज़ आल्सो इनफाइनाइट इन अ स्मॉल एरिया। जो एनर्जी की तकसीम है वो भी इनफाइनाइट है, लामहदूद है, यानी हम उसको एक दूसरे से अलहदा कर ही नहीं पाते। एंड इट इज़ फॉर्म अ कंटिन्यूस बैंड, और ये एक तसलसल वाला बैंड बना देता है बजाय इसके कि अलहदा अलहदा लाइनें नजर आएँ। दीज आर कॉल्ड अलाउड एनर्जी बैंड्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, और इनको हम अलाउड एनर्जी बैंड कहते हैं, काबिल इजाज़त बैंड्स हैं। ये वो बैंड्स हैं जो एग्जिस्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन के। द गैप्स बिटवीन द टू बैंड्स आर आल्सो फॉरबिडन एनर्जी गैप एज शोन द फिग। दो बैंड्स, जिस तरह ये एक बैंड है, ये भी एक बैंड है, इन बैंड्स के दरमियान जो गैप्स हैं, यहाँ पर ये गैप आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर ये गैप नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर ये गैप नज़र आ रहा होगा, इन गैप्स को फॉरबिडन एनर्जी गैप्स कहते हैं। फॉरबिडन का मतलब होता है ममनू, यानी जहाँ पर फॉरबिडन एनर्जी गैप, ऐसा गैप जिसमें इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं कर सकता। इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एग्जिस्ट कर सकता है, यहाँ पर एग्जिस्ट कर सकते हैं, यहाँ पर एग्जिस्ट कर सकते हैं, लेकिन इन गैप्स के दरमियान नहीं एग्जिस्ट कर सकते। फिर उसके साथ जो है एनर्जी बैंड्स तीन तरह के होते हैं, एक है फील्ड बैंड, एक है वैलेंस बैंड, एक है कंडक्शन बैंड। जो इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन मिलके एनर्जी बैंड बनाते हैं उसको फील्ड बैंड कहते हैं। ये हमेशा मुकम्मल होते हैं। देखिए मैं फिर रिपीट करता हूँ, गौर से सुने। इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो बैंड्स बनाते हैं एनर्जी के, उनको फील्ड बैंड कहते हैं। ये अमूमन जो नीचे वाले ये बैंड्स होते हैं ये फील्ड होते हैं। इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स जो एनर्जी बैंड्स बनाते हैं उनको फील्ड बैंड कहते हैं। ना इधर से इलेक्ट्रॉन बाहर जाते हैं, ना बाहर से इधर आते हैं नॉर्मली, तो इसलिए इन एनर्जी बैंड्स को हम ये कहते हैं कि ये फील्ड बैंड है और कंडक्शन के अंदर कोई रोल प्ले नहीं करते। जो कंडक्शन बैंड हैं और वैलेंस बैंड है, वैलेंस बैंड कौन से हैं? आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी वजह से बनने वाले जो एनर्जी बैंड्स हैं उनको वैलेंस बैंड्स कहा जाता है। ये जो वैलेंस बैंड हैं ये पार्शली फील्ड या कम्प्लीटली फील्ड होते हैं, लेकिन कभी भी खाली नहीं हो सकते। वैलेंस बैंड अंदरूनी इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के करीब करीब वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके मिलने से जो एनर्जी का ग्रुप बनता है उसको फील्ड बैंड कहते हैं। जो आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके मिलने से जो एनर्जी बैंड बनता है उसको हम वैलेंस बैंड कहते हैं। और जो वैलेंस बैंड है ये या तो पार्शली फील्ड होगा या कम्प्लीटली फील्ड होगा, ये कभी भी खाली नहीं होगा। और जो कंडक्शन बैंड हैं ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बनते हैं, और कंडक्शन बैंड्स हैं वैलेंस बैंड के ऊपर होते हैं। सबसे नीचे फील्ड बैंड, उससे ऊपर जो है वो वैलेंस बैंड, उससे ऊपर कंडक्शन बैंड, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बनते हैं। और इन्हीं बैंड्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से कंडक्शन यानी करंट का बहाव होता है। और फील्ड बैंड या तो एम्प्टी होंगे या पार्शली फील्ड होंगे, ये कभी भी कम्प्लीटली फील्ड नहीं होंगे। मैं फिर रिपीट करता हूँ, फील्ड बैंड हमेशा मुकम्मल फील्ड होते हैं, वैलेंस बैंड पार्शली या कम्प्लीटली फील्ड होते हैं, कभी खाली नहीं होते। और जो कंडक्शन बैंड है ये या तो पार्शली फील्ड होते हैं या खाली होते हैं, कम्प्लीटली फील्ड कभी नहीं होते। फील्ड बैंड न्यूक्लियस के करीब करीब वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी वजह से बनने वाले बैंड को फील्ड बैंड कहते हैं। आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स जो बैंड बनाते हैं उसको वैलेंस बैंड कहते हैं। वैलेंस बैंड या पार्शली फील्ड होंगे या कम्प्लीटली फील्ड होंगे, कभी भी खाली नहीं होंगे। और जो उसके साथ कंडक्शन बैंड है वहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो इलेक्ट्रॉन बैंड बनते हैं उनको कंडक्शन बैंड कहते हैं। कंडक्शन बैंड या तो खाली होंगे या पार्शली फील्ड होंगे, ये कम्प्लीटली फील्ड कभी नहीं होते। अच्छा, उसके साथ है एनर्जी बैंड इन सॉलिड्स इन इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स के अंदर इन एन इंसुलेटर द कंडक्शन बैंड इज़ आलमोस्ट एम्प्टी एंड वैलेंस बैंड इज़ आलमोस्ट फील्ड। कंडक्शन बैंड तकरीबन खाली होता है और वैलेंस बैंड भरा हुआ होता है। देयर इज़ वाइड गैप बिटवीन टू बैंड्स, दो बैंड्स के दरमियान गैप बहुत ज़्यादा होता है। द फॉरबिडन एनर्जी गैप इज़ ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बाज़ बुक्स में 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखा हुआ है, बाद में 9 तक भी लिखा हुआ है। Thus with the application of high potential difference only a few electrons can excite to conduction band, hence value of the conductivity is very small and value of resistivity is very large. It is of the order of 10 power 6 ohm centimeter for insulators. और
कंडक्टिविटी की जो रेंजेस हैं, बाज़ बुक्स में ऐसा भी लिखा हुआ है 10⁻10⁻20 तक ओहम इन्वर्स मीटर इन्वर्स तक होती हैं, और इनको शो यहाँ पर किया गया। इधर हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, यहाँ पे समझना आसान होगा। ये देखें, ये है इंसुलेटर। इंसुलेटर में फील्ड बैंड तो ये है ही है। हमने इन दो बैंड्स को डिस्कस करना है कि इन दो बैंड्स में वैलेंस बैंड मुकम्मल फील्ड होता है और कंडक्शन बैंड तकरीबन खाली होता है, और इन दोनों का जो गैप है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होता है, और बाज़ बॉक्स में 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक भी लिखा है। बहुत थोड़े इलेक्ट्रॉन हाई पोटेंशियल डिफरेंस पे यहाँ से यहाँ पर जंप करके जा पाते हैं, जिसकी वजह से जब इधर कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन ही नहीं होंगे तो करंट भी फ्लो नहीं करेगा। और जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं, सेमीकंडक्टर्स के अंदर वैलेंस बैंड पार्शली फील्ड होता है रूम टेम्परेचर पे, कंडक्शन बैंड भी पार्शली फील्ड। इसी तरह ये जो हमारे पास दूसरे कंडक्टर्स हैं उनमें भी यही होता है कि वहाँ पर भी रूम टेम्परेचर के ऊपर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड पार्शली फील्ड होते हैं। अब इन दोनों में यहाँ पर ज़रा गौर से सुनिएगा, सेमीकंडक्टर्स में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड दोनों पार्शली फील्ड, कंडक्टर्स में भी रूम टेम्परेचर पे, ये रूम टेम्परेचर की बात हो रही है दोनों के लिए, तो कंडक्टर्स में भी वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड पार्शली फील्ड होते हैं। फिर फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि कंडक्टर्स में ये दोनों बैंड समझ लें एक दूसरे के साथ ओवरलैप किए होते हैं। फॉरबिडन एनर्जी गैप जो है वो ज़ीरो होता है कंडक्टर्स के अंदर, यानी इलेक्ट्रॉन बड़ी आसानी से यहाँ पर आ जाते हैं और बड़े ज़्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अवेलेबल होते हैं कंडक्शन बैंड में मूव करने के लिए। जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो यहाँ पर ज़्यादा होता है इस जगह पर, तो हम कहते हैं कि करंट भी ज़्यादा बहता है कंडक्टर्स के अंदर। सेमी कंडक्टर्स के अंदर ये गैप 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे कम होता है, तो इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से जंप करके कंडक्शन बैंड तक जाने के लिए जो है वो तकरीबन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक की एनर्जी चाहिए होती है। रूम टेम्परेचर पे सेमीकंडक्टर के कुछ बैंड टूट जाते हैं, और जब एक कोवेलेंट बॉन्ड टूटता है उसका, तो जब एक कोवेलेंट बॉन्ड टूटता है तो उसकी वजह से एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होता है, इलेक्ट्रॉन जंप करके इधर आ जाता है और वो कंडक्शन में रोल प्ले करता है। 0 केल्विन के ऊपर, सुनेंगे, 0 केल्विन के ऊपर सेमीकंडक्टर इंसुलेटर के तौर पे काम करता है। क्यों? 0 केल्विन पे सेमीकंडक्टर मटेरियल्स में सिलिकॉन या जर्मेनियम जो है, इन मटेरियल्स के अंदर यहाँ वैलेंस बैंड मुकम्मल फिल हो जाता है, सारे कोवेलेंट बॉन्ड स्टेबल हो जाते हैं और कंडक्शन बैंड खाली हो जाता है, कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं होता, इस वजह से फ्लो भी नहीं होता, और हम कहते हैं ये इंसुलेटर बन गया। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड टूटते रहते हैं और उनकी वजह से इलेक्ट्रॉन जंप करके इधर आते रहते हैं, और टेम्परेचर के बढ़ने से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ती रहती है, फ्लो करने वाले इलेक्ट्रॉन्स की, जिसकी वजह से करंट भी बढ़ता रहता है और सेमीकंडक्टर्स की रेजिस्टेंस कम होती है। तो याद रखेंगे, टेम्परेचर के बढ़ने से सेमीकंडक्टर्स की रेजिस्टेंस कम होती है और टेम्परेचर के बढ़ने से कंडक्टर्स की रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। उसकी वजह क्या है? कंडक्टर्स में पहले यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होते हैं, टेम्परेचर बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन और ज़्यादा इधर आ जाते हैं और उनकी वाइब्रेटरी मोशन भी बढ़ जाती है, एटम्स की भी बढ़ जाती है। नंबर ऑफ कोलिजन ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स और एटम्स ये बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं रुकावट बढ़ गई। यहाँ पर इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होते, पहले बहुत कम होते हैं। टेम्परेचर बढ़ता है तो इधर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आ जाते हैं तो हम कहते हैं करंट का फॉर्मूला है I=Q/T, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अगर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे तो करंट बढ़ जाएगा, अगर करंट बढ़ गया तो इसका मतलब रेजिस्टेंस क्या होगी? कम होगी। तो सेमीकंडक्टर्स के अंदर रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर के बढ़ने से कम हो जाती है। अब उसके बाद हम इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो हैं इनको डिस्कस करेंगे। इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल्स की जो वीडियो है वो मैं आपके ग्रुप में शेयर करने जा रहा हूँ। आप लोग जो है वो उसको